ये कहानी है मोहन कुमार की। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी सुधा और 7 साल की बेटी सोनी और 9 महीने का बेटा सोनू है। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, जिसका उदाहरण है मोहन कुमार। मोहन कुमार एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में आग लग गई। आग की झुलस से मोहन की हालत बहुत गंभीर हो गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुधा को इस बात का पता लगा तो वो अपने पति को देखने के लिए भागी भागी अस्पताल पहुंची। देखिए, बहुत गंभीर हालत है आपके पति की, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भगवान पर भरोसा रखिए। मोहन कुमार बच तो गया, लेकिन इस हादसे से उसने अपना एक हाथ भी खोया और नौकरी भी। उसने जो कमाया था वो मोहन के इलाज में खर्च हो गए। पिछले 5 महीने से वो बेरोजगार है। इन 5 महीनों में उसने नई नौकरी के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मगर एक विकलांग को कोई भी नौकरी देना नहीं चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। बारिश के मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से पानी से भर जाती थी। आज भी वो परेशान हाल में अपने घर लौट रहा था। आज भी कोई काम नहीं मिला। सब मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। अपाहिज हूँ तो क्या हुआ? क्या अपाहिज को जीने का हक नहीं है? हाँ, अब मैं और मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाए क्या? मोहन बार बार विफलता से परेशान हो गया था। उसका मकान मालिक 5 महीने का किराया वसूलने हर 3 दिन बाद आ जाता था और घर खाली करने की धमकी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अन्न का एक दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। वो सोचता हुआ जा रहा था, तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। मुझे उस पेड़ के नीचे जाकर छुप जाना चाहिए, वरना इस बारिश में भीगकर मेरी तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पेड़ के साथ चाय वाले की दुकान थी। दुकान वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। मोहन को पता था उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे बहुत ही मुड़ा तुड़ा 5 का फटा हुआ नोट मिला। सिर्फ 5 रुपए है जेब में, मैं क्या करूं? हम पति पत्नी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी सोनी कब तक भूखी रहेगी? ये गर्मा गर्म पकौड़े ले जाऊंगा तो सोनी बहुत खुश हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद मोहन ने 5 रुपए के पकौड़े लिए। थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो गई और वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा। लेकिन घर के बाहर का नजारा देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी और बच्चे घर के बाहर खड़े थे। उनका 9 महीने का मासूम बेटा अपनी माँ की गोद में रोए जा रहा था। सोनी सहमी हुई अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी। इधर मकान मालिक घर का सारा सामान फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब अपने पापा को देखा तो वो भागते हुए मोहन के पास गई। पापा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो अब हमारा सामान भी फेंक रहे हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। मोहन ने अपनी बेटी को चुप करवाया और मकान मालिक के पैरों में गिर गया। ये आप क्या कह रहे हो मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। हम कहाँ जाएंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रहम कीजिए मालिक। पहले 5 महीने का किराया दे, फिर मुझसे बात कर। मैं बहुत जल्द आपके पैसे चुका दूंगा मालिक। झूठ मत बोल। 5 महीने से ये बात सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नजर मोहन के हाथों में कागज के लिपटे हुए पकौड़ों पर गई। ये देखकर उसका और भी पारा चढ़ गया। अरे वाह वाह, किराए देने के लिए पैसे नहीं है और पकौड़े की पार्टी कर रहे हो, झूठे मक्कार कहीं के। ये कहकर उसने उन पकौड़ों को मोहन के हाथ से छीनकर फेंक दिया और अपने मकान में ताला लगा दिया। मोहन और उसकी पत्नी उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन वो निर्दयी बना रहा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं सुधा, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। अपना छोटा मोटा सामान सर पर उठाकर सड़क पर निकल गए, लेकिन फिर एक बार जोरों से बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिली। सुधा किसी तरह अपने नन्हे से बच्चे को अपने सीने से चिपकाए चली जा रही थी। अचानक बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। हे भगवान, हम गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना? बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। तभी मोहन की नजर सड़क के किनारे रखे सीमेंट के पाइप पर गई। उसने अपने परिवार को पाइप में छिपने को कहा।
लेकिन दुर्भाग्य से ओले का टुकड़ा सोनी के सिर पर गिर गया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। सुधा ने झट से सोनू को अपनी गोद से उतारकर मोहन को दे दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर सोनी के सिर में बांध दिया। माँ, माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। तभी उन्होंने देखा कि सीमेंट वाली पाइप के पास बड़ी सी गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना काजल? हाँ, बारिश में भीगना और पकौड़े खाना एक जन्नत सा मजा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाएगा। एक तरफ मोहन और उसका परिवार बारिश रुकने की दुआ कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कोई पूरी बारिश जा रहा था। कितना असंतुलन है ना भगवान की बनाई हुई इस दुनिया का। मोहन और सुधा यही सोच रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। बारिश और भी तेज हो गई। सड़कों पर पानी भरने लगा। पूरे 72 घंटे बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई। उनके सीमेंट वाली पाइप में पानी पूरी तरह भर गया। उन लोगों के घुटनों तक पानी आ गया था। सुधा, हमें बच्चों को लेकर किसी ऊंची जगह पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। उसने सोनी को कंधे पर उठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगा। तभी पानी का तेज बहाव आया और मोहन बैलेंस बिगड़ने से पानी में गिर गया। सोनी भी पानी में गिर गई और पानी के तेज बहाव की चपेट में डूबने लगी। पापा, पापा, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा। एक तो 3 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का प्रहार। मोहन चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। पानी के तेज बहाव से सोनी उनकी आंखों से ओझल हो गई। सोनी, सोनी बेटी, कहाँ हो तुम? मगर सोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन लाचार पिता की तरह आसमान में देखकर भगवान को कहने लगा, अरे भगवान, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? हाँ, पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया, दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सर से छत भी छीन ली और अब मेरी फूल जैसी बेटी को भी ले गए। कान खोलकर सुन ले तू, भगवान नहीं, पत्थर है तू, पत्थर। वो बाढ़ से बचने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर उनका भूखा शरीर अपनी ताकत खोकर जवाब दे रहा था। वो भी उस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था। वो दोनों एक दूसरे को आवाज दे रहे थे, मगर पानी के तेज बहाव में वो आवाज अनसुनी हो गई थी। सुधा, सुधा, मेरी सुधा। दोनों पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और वो पानी में बहते हुए जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत वाले की नजर दोनों पर पड़ी। वे उन्हें अपनी नाव में उठाकर राहत शिविर कैंप में ले आए। बारिश अब बंद हो चुकी थी। इस बारिश में भले ही हम बच गए सुधा, लेकिन इस बारिश ने हमारी सोनी को हमसे छीन लिया। सुधा, हमसे छीन लिया। वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में ब्रेड का पैकेट था और वो पैकेट उसे राहत शिविर वालों ने दिया था, वो उनके पास आई और पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, बाबा, बाबा, क्यों रो रहे हैं आप लोग? आप लोगों को भी भूख लगी होगी ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए। अंकल ने मुझे खाने को दिया था, लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी। वो आवाज सोनी की थी। सोनी को देखकर मोहन और सुधा फूट फूट कर रोने लगे। सोनी को भी बचाकर बाढ़ राहत वाले इस शिविर में ले आए थे। अपनी बेटी को जिंदा देखकर भगवान का शुक्र अदा करने लगे। वो पूरे 21 दिन राहत शिविर में रहे। फिर सरकार ने बाढ़ पीड़ित लोगों को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे दिए ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। अब मोहन कुमार एक पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो गई है। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन इसी बारिश ने उसे खड़े होने का मौका तो दिया। किसी एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह भगवान को बहुत मानता था और भगवान की मूर्तियों में उसकी बड़ी आस्था थी। एक दिन शाम को मंदिर से अपने घर जाते हुए उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर चमकीला पत्थर दिखा। उसने सोचा, अरे वाह, कितना सुंदर पत्थर है।
इससे तो भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति बन सकती है। उसने उस पत्थर को अपने साथ ले लिया और गांव के ही एक मूर्तिकार के पास गया और उसे पत्थर देते हुए बोला, भाई साहब, इस पत्थर से मेरे लिए एक बढ़िया सी भगवान की मूर्ति बना दीजिए। तो मूर्तिकार ने कहा, ठीक है भाई, बना दूंगा, आप कुछ दिन बाद आकर मूर्ति ले जाना। इस तरह व्यापारी उस मूर्तिकार को वह पत्थर देकर चला गया। अगले दिन मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराशने का काम शुरू कर दिया और अपने औजार लेकर उस पत्थर को काटने में लग गया। परंतु पहली ही वार से उसे पता चल गया कि यह पत्थर तो बहुत कठोर है, इसकी मूर्ति बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। परंतु फिर भी वह लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। उसने लगातार कई दिनों तक उस पत्थर को अपने अनुसार तोड़ने की कोशिश की, परंतु वह सफल न हो सका। जब कुछ दिन बाद व्यापारी उस मूर्तिकार से अपनी मूर्ति लेने आया तो उसने व्यापारी को वह पत्थर देते हुए कहा, माफ कीजिए भाई साहब, इस पत्थर से तो मूर्ति नहीं बन पाएगी। यह बात सुनकर व्यापारी उदास हो गया और अपना पत्थर लेकर वहां से चला गया और उसने कुछ दूर जाकर किसी और मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए वह पत्थर दे दिया। अब इस मूर्तिकार ने अपने औजार उठाए और पत्थर काटने में जुट गया। जैसे ही उसने पत्थर पर पहला वार किया तो पत्थर टूट गया, क्योंकि ये पत्थर पहले मूर्तिकार की चोटों से काफी कमजोर हो गया था। व्यापारी यह देखकर बहुत खुश हुआ और देखते ही देखते उस मूर्तिकार ने इस पत्थर से भगवान की एक सुंदर मूर्ति बना दी। फिर वह व्यापारी पहले मूर्तिकार के बारे में सोचकर मन ही मन मुस्कुराया। अरे, उस मूर्तिकार ने 99% तो मेहनत की, लेकिन आखिर समय में वह हार गया। उसने 1% भी और मेहनत की होती और एक आखिरी प्रयास किया होता तो वह मूर्ति बनाने में सफल हो जाता। तो दोस्तों, यह बात हम में से भी कई लोगों पर लागू होती है। बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि कठिन प्रयासों के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, लेकिन सच तो यह है कि वह आखिरी प्रयास से पहले ही थक जाते हैं। तो हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता हमारा अगला प्रयास ही आखिरी प्रयास हो जो हम। बच्चों की पहचान। बहुत पुरानी समय की बात है। एक गांव में भले आदमी बंसीलाल का देहांत हो गया था। जैसे ही परिवार के लोग उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे से आदमी ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला, मुझे इस बंसीलाल से 1 लाख रुपए लेने हैं, इसलिए पहले मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्जा क्यों देंगे? हाँ, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम्हें अर्थी लेकर जाना है तो शौक से ले जाओ। ये सुनकर गांव के लोग बंसीलाल के बेटों पर थू थू कर रहे थे। बंसीलाल के बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी बंसीलाल के भाइयों ने भी कह दिया, भाई, जब बेटों ने कर्ज देने से मना कर दिया तो हम क्यों किसी का कर्जा भरे? बंसीलाल की अर्थी को वहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात बंसीलाल की इकलौती बेटी को पता चली। वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ कर रखा था। ये देखते ही उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब उसे दे दिए और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सेठ जी, अगर सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, लेकिन इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। उस मोटे सेठ ने बंसीलाल की अर्थी का पांव छोड़कर उसकी बेटी के पास आकर बोला, मुझे माफ कर दे बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे बंसीलाल से पैसे लेने नहीं बल्कि देने हैं। बंसीलाल ने 2 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी जमीन बेचकर मुझे 1 लाख रुपए देकर मेरी मदद की थी। वो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपए भी ब्याज नहीं लिया, और आज जब मैं बंसीलाल के रुपए लौटाने आया हूं तो पता चला कि उनका देहांत हो गया। इसलिए मैं सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने ये ड्रामा किया ताकि बंसीलाल के 1 लाख रुपए घर के ऐसे सदस्यों को मिले जो सच में उनको प्यार और इज्जत करता हो। और बेटी,
आज तुमने साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज्यादा एक बेटी प्यार करती है। इसलिए ये 1 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले जो अपने माता पिता की इज्जत करती हो। ये सब देखकर बंसीलाल के बेटे और भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। ये बात तो बिल्कुल सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार और इज्जत करती है, जो अपने माता पिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा आगे रहती है। इसलिए कोई भी बेटियों को पराई ना समझे, उसे अपना ही समझना चाहिए। बेटी होने पर खुशी मनाइए, मातम के सागर में डूबना नहीं चाहिए। हमारी कहानियाँ रोजाना देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। गांव के एक जंगल में एक मुनमुन नाम की चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ की डाल पर अपने लिए घोंसला बनाया था। मुनमुन और उसके बच्चे उस घोंसले में रहते थे। अचानक से बरसात का मौसम आ गया और बहुत तेज बरसात होने लगी। मुनमुन बेचारी कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी। जैसे ही शाम होने लगी, वहाँ तेज हवा चलने लगी। तेज हवा की चपेट में आकर मुनमुन का घोंसला कहीं दूर जाके गिर पड़ा। मुनमुन और उसके बच्चे बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी मुनमुन को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि वो क्या करे। फिर मुनमुन ने अपने बच्चों को लेकर पास ही रहने वाले एक कौवा के घर गई और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौवा भैया, क्या आपके घर में हमें थोड़ी देर के लिए जगह मिलेगी? बारिश के कारण मेरा घर उड़ के टूट गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। कौवा, तो मैं क्या करूँगा? मुनमुन, बारिश के रुकने तक हम आपके घर में रुकेंगे। मेरे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। कौवा, मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो ठंडी हवा के कारण वो उठ जाएंगे। इस तरह से उस कौवे ने जवाब दिया और दरवाज़ा भी नहीं खोला। बेचारी मुनमुन अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन मुनमुन का घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुनमुन, कौन है? कौवा, मुनमुन कौवा हूँ मैं। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। मुनमुन, ठीक है कौवा भैया, आप अंदर आ जाओ। ये कहकर मुनमुन चिड़िया ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। कौवा ने अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा के सुला दिया था। कुछ दिन पहले मुनमुन चिड़िया के साथ किया हुआ बर्ताव याद आया और वह बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ़ कर दो मुनमुन चिड़िया, इसी हालत में एक दिन तुम मेरे पास आई थी। तब मैंने तुम्हें मेरे घर में आने नहीं दिया था और ना ही दरवाज़ा खोला था, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को और मुझे घर में जगह दी। तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं कौवा भैया, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते, जब तक आप यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी परिस्थिति में कैसा होता है। बिल्कुल चिंता मत करो। मुनमुन चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने मेरा पूरा साथ दिया। आज से मैं तुम्हारा सच्चा भाई बन के रहूँगा और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूँगा। इसी तरह कौवा और मुनमुन चिड़िया एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कौवा के मुनमुन चिड़िया को ना करने के बावजूद भी मुनमुन चिड़िया ने कौवे की पूरी मदद की, अपनी अच्छाई साबित कर ली। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा मदद करने वाले की ही नहीं, ना मदद करने वालों की भी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। नन्ही चिड़िया की कहानी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक नन्ही चिड़िया भी रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में भीषण आग लग गई। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। नन्ही चिड़िया जिस पेड़ पर रहा करती थी, वह भी आग की चपेट में आ गया था।
उसे भी अपना घोंसला छोड़ना पड़ा। लेकिन वह जंगल की आग देखकर घबराई नहीं। वह तुरंत नदी के पास गई और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर लौटी। चोंच में भरा पानी आग में छिड़ककर फिर नदी की ओर गई। इस तरह नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर बार बार वह जंगल की ओर डालने लगी। वह बाकी जानवरों ने उसे ऐसे करते देखा तो हंसने लगे और बोले, अरे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच में भरा पानी से आग बुझा रही हो। मुक्का छोड़ो और प्राण बचाकर भागो। जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी। उनकी बातें सुनकर नन्ही चिड़िया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये मेरा जंगल है और मैं अपने घर की रक्षा के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगी। फिर कोई मेरा साथ दे ना दे। चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने नन्ही चिड़िया से क्षमा मांगी और फिर उसके साथ जंगल में लगी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। अंत उनकी मेहनत रंग लाई और जंगल में लगी आग बुझ गई। विपत्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बिना प्रयास के कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमारी कहानियाँ रोजाना देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। मुनमुन को अपने काले रंग के लिए अपने घर में ताने सुनने को मिलते थे। उसकी बहन गुनगुन का रंग गोरा था, इसलिए उसकी सब तारीफ करते थे। बेटा, सारे कपड़े बहुत सुंदर है और तुम जो पहनोगी वो रंग तुम पर अच्छा लगेगा। तुम्हारा गोरा रंग पर तो सारे रंग खिलते हैं। मम्मी, ये मैंने ड्रेस सोची थी जब कल की पार्टी में पहनने के लिए। अरे बेटा, तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग पर तो सब रंग मिलकर एक से हो जाते हैं। कपड़े तो गुनगुन बेटी पर जचते हैं, कुछ भी पहने अलग ही लगती है। मुनमुन अपनी मम्मी की बात सुनकर दुखी हो जाती है और बाहर जाकर रोने लगती है। मुनमुन की मम्मी की आदत थी, वो अपनी छोटी बेटी और मुनमुन में दोनों में ही फर्क करती थी और इस बात से मुनमुन हमेशा ही परेशान रहती थी। अगर मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी घर की अच्छी बेटी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी गुनगुन दी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचे दिखाया जाता है। अगले दिन सब पार्टी में पहुंचते हैं। गुनगुन दी, मेरी एक हेल्प करो, मुनमुन दी पार्टी में ना आ पाए, नहीं तो यहाँ से सब चले जाएंगे। चिंता मत करो तोता भैया, मैं उसे पार्टी में नहीं आने दूंगी। गुनगुन दी, वो मम्मी ने आपको बुलाया है। तोता भैया, मेरे लिए खाना मंगवा दीजिए। मुनमुन, जरा तोता भैया के लिए खाना लेकर आना। मुनमुन को खाना लेने के लिए भेजकर गुनगुन पार्टी में रुककर बहुत मजे करती है। इतनी देर में मुनमुन आ जाती है और उसकी आंखें आंसू से भरी होती है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, सोच रही हूँ मैं घर चली जाऊँ। मुनमुन अपने आंसू को छुपाए वहाँ से चली जाती है। अब मुनमुन रोजाना इस बातों से दुखी रहने लगी थी। एक सुबह, मम्मी, मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। घर से बाहर के लिए निकली। घर से बाहर निकल तो आई, वापस घर जाकर वहाँ सबके ताने सुनने को अब मुझ में हिम्मत नहीं रह गई। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये सामने क्या लिखा है, काले रंग से छुटकारा पाओ। ये कैसे हो सकता है? देखूं क्या? एक ये तो कोई जादू दुकान लगती है। आउडाबरा के जादू में कुछ मिलेगा। वो अपने कुछ बाहर लिखा हुआ था, क्या वो सच है? काले से गोरा रंग कर दूंगी मैं, तुम्हारी माया, नाम है मेरा डाबरा। तुम्हें काला रंग पसंद नहीं? नहीं, मुझे अपने काले रंग से बहुत प्यार है, मगर मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे इस काले रूप रंग पर बहुत मजाक बनाते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे भी गोरा और सुंदर मुंह चाहिए। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जादुई डाबरा में भेज देती हूँ। मगर एक बात याद रखना, इस जादुई डाबरे का जादू हर पूर्णिमा की रात के लिए समाप्त हो जाएगा। उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया, उसके बाद तुम अपने गोरे रंग में वापस नहीं आ पाओगी। तुम फिर से काले रूप रंग में आ जाओगी। डाबरा ने अपने जादुई डाल के देखते ही देखते मुनमुन का काला रंग गायब हो गया और
तब मुनमुन गोरे रंग की बन जाती है। वाह, ये मैं हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं इतनी सुंदर बन गई, अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। मम्मी और गुनगुन तो देखते ही रह जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया डाबरा जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। डाबरा, ये जादुई छड़ी से गोरा रंग पाकर मुनमुन बहुत खुश थी। सारे जंगल वाले भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। गुनगुन की बहन मुनमुन है ना, इतनी सुंदर कैसे बन गई? इसका रंग तो बहुत ही काला था, पर ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहाकर आई हो। सचमुच यार, ये तो मानो हीरे जैसी हो गई है, जैसे तो कोई चमत्कार हो गया हो। ये तो तवे जैसी काली थी, पर इसे देखकर तो लगता ही नहीं है पूरे जंगल में सुंदर तो कोई है ही नहीं। नमस्ते आंटी जी, मुझे पहचाना? मैं मुनमुन हूँ। इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हो? मुनमुन घर के अंदर जाती है। किससे मिलना है? आप कौन है? इतनी सुंदर चिड़िया कौन है, जरा देखो तो। मम्मी, मैं मुनमुन हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मुनमुन, तू इतनी सुंदर कैसे बन गई और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया? तू बाहर गई थी या आसमान से दूसरा जन्म लेकर आई है? मुनमुन, ऐसा क्या मिल गया जिसने तुम्हें ही बदल दिया? आपको आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? जब कल रंग काला था तब आप लोग परेशान थे, जब आज मेरा रंग गोरा हो गया है और सुंदर हो गई हूँ, जब आपको परेशानी है। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरा सर दुख रहा है। और गुनगुन दी, जब बाहर जाओगे तो दाने लेती आना। पता नहीं आजकल आपका बाहर जाने में इतना आलस क्यों आता है। मम्मी, जरा मेरे लिए पानी गर्म कर देना, शाम को मुझे एक पार्टी में जाना है। ये मुनमुन ही तो है ना? कहीं इसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी? आज तो वो 7वें आसमान पर चढ़ गई। और ये बाहर लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या काम है आप सबको? मैंने सुना है आपकी बेटी काली से गोरी हो गई। हमें भी तो बताइए, आपकी बेटी ने ऐसा कौन सी क्रीम लगाई जो इतनी गोरी हो गई? ऐसी कौन सी क्रीम लगाई जो आधे घंटे में इतनी गोरी हो गई? यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ, जाइए यहाँ से। वो कोई इतनी हुड़की परी नहीं बन गई जो उसे जंगल वाले देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। कौन था मम्मी? मुझे कुछ लोगों की आवाज आ रही थी, वो लोग मुझसे मिलना चाहते थे। जंगल वाले आए थे, तेरी सुंदरता देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तेरा रंग काले से गोरा हो गया। तो कोई नहीं मम्मी, देखने देते। और कुछ लोग जंगल से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। मैम, आपने अचानक अपना हुलिया बदलने के लिए कैसे सोच लिया? मैं एक ही रंग रूप से उब गई थी, इसलिए रूप बदलने के लिए सोच लिया। वैसे आपका आगे और क्या प्लान है? अभी तो आगे तो कुछ नहीं सोचा। मुनमुन रूप भाव से गुनगुन और उसकी मम्मी परेशान हो रही थी। मम्मी, मुझे उल्लू भैया की पार्टी में स्पेशल गेस्ट के लिए बुलाया है। मुनमुन, मैं तो यहाँ से चली, मैं क्यों घर का काम करूँ? मैं तो मम्मी के साथ काम कर करके पीसी जाऊंगी। अगली सुबह गुनगुन अपने दोस्त की बीमारी का बहाना लगाकर वो घर से चली जाती है। मुनमुन, चलो अच्छा है। गुनगुन दी भी बाहर चली गई और आज पूर्णिमा की रात है और मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। और मम्मी भी जल्दी सो जाती है, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, बस ये रात कट जाए, अगली सुबह मुझे अपना सुंदर रूप फिर मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। मुनमुन रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा मम्मी जल्दी सो गई लगता है। मेरा असली रंग वापिस आ रहा है, मेरा शरीर धीरे धीरे काला हो रहा है। हाँ, मेरा पूरा मुंह दोबारा पहले जैसा हो गया है। जादू छड़ी का असर इस रात खत्म हो गया है। मैं वापस अपने रूप में आ गई। चलो सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी। मम्मी, मुझे आवाज लगा रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? मुनमुन बेटा, सीने में दर्द हो रहा है, लगता है मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मुनमुन जल्दी अपनी मम्मी को पीठ पर लेटाकर अस्पताल लेकर जाती है। कुछ देर के बाद मुनमुन की मम्मी की हालत में सुधार आता है। मुनमुन अपनी मम्मी को अस्पताल लेकर आने में ये भूल जाती है उस रात पूर्णिमा की रात है और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है। मुनमुन की मम्मी मुनमुन की असली रूप देख लेती है। मुनमुन रोकर मम्मी को सारी बात बता देती है। मेरी प्यारी बेटी, गलती तो हमसे हुई है, तेरा मन तो बहुत ही साफ है, तू तो मेरी जान बचाने के चक्कर में सब कुछ बोल गई। तुझे तो ये भी नहीं पता, यही किसी ने देख लिया तो तेरा सारा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इस सब का कारण मैं बनी।
मम्मी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद मुनमुन की सब लोग तारीफ करते थे और मुनमुन को भी समझ आ गया था, जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है।